नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। पेक्सस के बिना तो अब कुछ होगा नहीं। जैसी बातें चल रही हैं, जितने रेवोल्यूशंस आ रहे हैं, रोज कुछ कुछ नए नाम आते जा रहे हैं। मैं आज बात करूंगा पंजाब कांग्रेस में जो चल रहा है उसकी भी, लेकिन उसके पहले एक थोड़ा सा आपको पेक्सस के बारे में जो इमीडिएट आया है उसके बारे में बता दूं। कर्नाटक की भी बात करेंगे। कर्नाटक में सरकार गिराने में कैसे इसका यूज़ हुआ। 300 लोगों के करीब आसपास हिंदुस्तान में उनके टेलीफोन या लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक जो इंस्ट्रूमेंट है वो टैप किए, वो उसमें पेक्सस को डाला गया है। पूरी दुनिया में कुछ लोगों ने अभी जो 17-18 या 16-17 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन मिलकर जो ग्लोबल कंसोर्टियम चला रही हैं, उन्होंने उसमें से 37 की फॉरेंसिक हुई है, जिसमें से 10 इंडिया के हैं। तो वो सब इस्टेब्लिश होता जा रहा है। तो ये तो इस्टेब्लिश है कि हिंदुस्तान में पेक्सस का यूज हुआ है, इस्तेमाल हो रहा है। अब दूसरी बात यह आती है कि वो किसके कहने पे इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जो एनएसओ इजरायली कंपनी है, इजराइल का, इन लोगों का कहना यह है कि ये केवल और केवल सरकारों को बेचा जाता है। अब आज की तारीख में केवल एक सवाल है, भारत सरकार ने इसको खरीदा या नहीं खरीदा। क्योंकि अगर खरीदा तो फिर बाकी सवाल उठते हैं, किसको यूज किया, कहां यूज किया, क्यों यूज किया, वो अलग बात है, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन अगर नहीं खरीदा तो ये और भी ज्यादा बड़ा और अहम सवाल हो जाता है कि आपके देश में एक कोई विदेशी ताकत बैठ के आपके मंत्री, आपके डिप्लोमेट्स, आपकी जुडिशरी, आपके मीडिया, आपके मतलब जिसको सारे लोग जो हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के सारी इंफॉर्मेशंस, उनकी निजता, उनका कोई भी प्राइवेसी नहीं रह गई है, वो खत्म कर रही हैं। तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादा बड़ा सवाल है। लेकिन एक दिक्कत आती है इस देश में पिछले कुछ दिनों में जिस ढंग से, क्योंकि ये जो पेक्सस है ये वाटरगेट से बड़ा कांड है। कांड बड़ा हो गया, इसको कहते हैं ना, कांड तो बहुत बड़ा हो गया है। किसने कांड किया है ये समझने की जरूरत है। ये कांड सरकार के कहने पे हुआ है या ये कांड कोई प्राइवेट आदमी कर रहा है, इसको जिस दिन बताना जरूरी है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम लोगों के यहाँ पिछले 6-7 साल से आदत डाल दी गई है। एक व्यक्ति कहता है कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन एंटायर पॉलिटिकल साइंस में किया है। दुनिया में कहीं एंटायर पॉलिटिकल साइंस नाम का कोई विषय ही नहीं है, हिंदुस्तान में भी नहीं है। और वो कहता है और हम लोग मान लेते हैं, सब लोग विश्वास कर लेते हैं। और अगर कोई इस पे कुछ बोले तो ये माना जाता है कि राष्ट्रद्रोह है, आप देश के प्रधानमंत्री की छवि खराब कर रहे हैं। इस देश में पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर मंत्री ये कहता है कि इस देश में जो मुझे सूचना है कि स्टेट से सूचना आई है कि बिना ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। इस सफेद झूठ को आप सुन लेते हैं और उसके बाद जो प्रशंसक लोग हैं उस पर बहस भी करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा कोई घर नहीं है जहां एक्सटेंडेड फैमिली में या जो उनका जो दोस्त मित्रों का समाज है उसमें किसी आदमी की मृत्यु ना गई हो सेकेंड वेव में। और उसका एक बड़ा कारण कई जगह ऑक्सीजन ना मिलने का है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन वो है। और अगर आप ये कहिए कि ऑक्सीजन नहीं मिली तो आज का जो निजाम है वो ये कहेगा कि आप राष्ट्रद्रोह की बातें कर रहे हैं। ऑक्सीजन मुझे नहीं मिली, मेरे घर का कोई मर गया और कहा मुझसे ही जाएगा कि आप अगर ये आप कह दीजिए तो आप राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं। उसी तरह से एक बात कही जा रही है, एक बड़े मंत्री हैं, इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। तो साहब, जज लोया की मृत्यु, सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर, इसकी भी क्रोनोलॉजी समझा दीजिए। इसकी भी एक क्रोनोलॉजी है, जिसको समझ में आ रहा है वो समझ रहा है। क्योंकि ये एक अजीब सा वो है जहां पे अगर आप ये मांग करिए कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए तो लोग जांच कैसे। फ्रांस, रफाल जिसने फ्रांस के देश मतलब उसके वहां की कंपनी ने घूस देने वाला है, वो अपने यहां जांच करा रहा है। घूस लेने वाला जो भारत है उसके यहां कोई ये जांच नहीं। वो सुप्रीम कोर्ट तक से घुमा फिरा के ले आ रहा है ऑर्डर कि इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। और वो ऑर्डर देने वाले लोग कौन है? वो जो रंजन गोगोई साहब हैं, आज वो राज्यसभा में
बैठे हुए हैं। हालांकि उसमें भी एक अलग है, वो नॉमिनेटेड सदस्य के रूप में गए हैं, और वो जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं वो या तो कला के क्षेत्र में या लिटरेचर के क्षेत्र में या सोशल वर्क के क्षेत्र में कोई काम करना चाहिए। ये कहीं स्पष्ट नहीं है उन्होंने कौन सा कला का काम किया, कौन सा लिटरेचर का काम किया, कौन सा सोशल वर्क किया है। वो नौकरी करके आए हैं, वो इस देश की नौकरी करते थे एज जज, उससे पहले वो वकालत करते थे। उन्होंने कौन सा सोशल वर्क किया है जिसकी वजह से वो नॉमिनेट हुए हैं? उनका नॉमिनेशन ही सिरे से खारिज होना चाहिए। खैर, यह बात इसलिए आवश्यक है कि अभी तक तो आप केवल जासूसी लोगों की नहीं करा रहे हैं। आप जैसा कल कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम यह आरोप लगाया गया है, कांग्रेस के सुरजेवाला, उनके खड़गे जो राज्यसभा में उनके लीडर ऑफ अपोजिशन लीडर हैं, उनके चौधरी साहब जो अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में उनके लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी हैं, सीतारमैया और के वेणुगोपाल, उनके वरिष्ठ लोगों ने जो रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने साफ साफ ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार, कर्नाटका में कांग्रेस और जेडीएस की जो सरकार चल रही थी कुमारस्वामी के उसमें नेतृत्व में, उसको गिराने का काम में पेगासस का इस्तेमाल हुआ है। आप सरकार बना और गिरा रहे हैं। मैं आज कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा एक आपको पंजाब की बात कर देना चाह रहा था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, वो ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो भाजपा है ये हरदम इलेक्शन मोड में रहती है। इलेक्शन इलेक्शन और इलेक्शन, इलेक्शन के सिवा देश कैसे चलेगा, क्या सब चीजें इलेक्शन है। एवरीथिंग इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स इलेक्शन। अगले वर्ष 7 चुनाव होने वाले हैं 7 स्टेट्स में, और 2023 में 9 स्टेट में। अगला जनरल इलेक्शन 2024 से पहले 16 स्टेट में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अगले साल जो 7 चुनाव होने हैं उसमें यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर अभी फरवरी मार्च में होगा, अक्टूबर में हिमाचल प्रदेश होगा और दिसंबर में गुजरात होगा। 7 स्टेट। इस 7 स्टेट में एक स्टेट को छोड़ के, पंजाब को छोड़ के 5 जगह बीजेपी की अपनी सरकार और 5 जगह, और मणिपुर में मिलीजुली सरकार जिसमें बीजेपी भी शामिल है, एनडीए की सरकार आप कह सकते हैं, ये सरकारें हैं। तो एक तरह से बीजेपी को डिफेंड करना है ये 6 स्टेट, कांग्रेस को डिफेंड करना है एक पंजाब। आज कांग्रेस की बात कर लेते हैं, और ये इसलिए बात कर ले रहे हैं कि कहां कहां क्या है। और ये जरा आप इसको क्योंकि सारी चीजें 2024 का जो फाइनल होने जा रहा है उसी की तैयारी में है। यूपी में 80 सीट है, एमपी की सीट बीजेपी की 62, कांग्रेस की 1, पंजाब में 13 सीट है, बीजेपी की 2, कांग्रेस की 8, उत्तराखंड में 5 सीट है, 5 बीजेपी की, गोवा में 2 सीट है, 1 बीजेपी 1 कांग्रेस, मणिपुर में 2 सीट है, 1 बीजेपी कांग्रेस कोई नहीं, हिमाचल प्रदेश में 4 सीट हैं, 4 कांग्रेस की, माफ कीजिएगा 4 बीजेपी की, गुजरात में 26 सीट हैं, 26 बीजेपी की। कुल 132 सीट में 101 सीट, 76% ऑफ सीट्स लोकसभा में कांग्रेस बीजेपी के पास है, और 10 सीट 7% से कम सीट कांग्रेस के पास है। इस बेसिक बैकग्राउंड के साथ ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है। मैं पंजाब की बात करने से पहले एक चीज और आपको बता दूं, पंजाब में 57.5% सिख हैं, जो मेजॉरिटी है वो सिख की है। हिंदू वहां पे 38.49% है, मुस्लिम 1.9, क्रिश्चियंस 1.3, और जो 0.06 या जो भी बचता है वो अन्य है। लेकिन पंजाबी एक ऐसी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा दलित, या वहां पे उसको मजहबी बोलते हैं, सिख रहते हैं, जिसको सोशल कास्ट हम लोग बोलते हैं, 31.94%, जिसमें हिंदू और सिख दोनों दलित लोगों को मिला के फिगर है 31.94, करीब 32% लोग। पंजाब विधानसभा में कुल 117 सीट हैं, आपको मेजॉरिटी के लिए 59 सीट चाहिए, 59। कांग्रेस के पास 77 सीट्स, आम आदमी पार्टी के पास 20 सीट, आम आदमी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था लोक इंसाफ पार्टी में, उसके पास 2 सीट, अकाली दल के पास 15 सीट, बीजेपी के पास 3 सीट। मैं कांग्रेस का इसलिए बता दूं क्योंकि मुझे जो मुझे लग रहा है, जो मैं इस वार्ता की बात भी करना चाह रहा हूं, वर्चुअली कांग्रेस के पास खुला मैदान है
कोई फील्डिंग करने को भी नहीं है, नो फील्डर्स, क्योंकि कांग्रेस अच्छा खेले खराब खेले वहां बीजेपी का कुछ होने वाला नहीं है किसान आंदोलन की वजह से। अकाली दल को ब्रैकेट किया जा रहा है बीजेपी के साथ, इसलिए उसका कुछ होने वाला नहीं है। अब ले दे के जो आम आदमी पार्टी बचती है वो उनको कुछ चैलेंज कर सकती है, लेकिन वो चैलेंज क्या सरकार बनाने तक करेगी, ये एक सोचने वाली बात है। मैं थोड़ा वोट परसेंटेज भी आपको बता दूं, क्योंकि एक ऐसी स्टेट जो 2017 में उसको 38.5% वोट मिले थे, कुल वोट 77 सीट में, लेकिन जब 2019 का जनरल इलेक्शन हुआ लोकसभा वाला, जहां पे वो 13 में से 8 सीट ले गई कांग्रेस, उस समय उसका वोट परसेंटेज भी बढ़ गया था 40.12%। शायद मेरे ख्याल में देश का अकेली स्टेट जहां पे कांग्रेस का विधानसभा के मुकाबले लोकसभा में वोट परसेंटेज बढ़ा था, क्योंकि अदरवाइज क्या है, बाकी जगह पे मोदी जी की प्रसिद्धि के कारण, मोदी जी के अट्रैक्शन के कारण सब जगह वोट जनरल इलेक्शन में उस इलेक्शन से बीजेपी के बढ़ते हैं। यहां पे भी बीजेपी के वोट बढ़े थे 5.4% से वो 9.63% पे आ गई थी। बीजेपी और अकाली दल ने मिलकर ये इलेक्शन लड़ा था। अब जरा बात कर लें कि यहां पे इस समय कौन कौन प्लेयर है। अकाली दल ने बीएसपी के साथ अलायंस कर लिया है। बीएसपी पिछले इलेक्शन में विधानसभा में उसको कोई सीट नहीं मिली थी और उसको 1.5% वोट ही मिले थे। तो ये ज़रूर है कि काशीराम जी जिन्होंने बीएसपी बनाई थी वो मूल रूप से पंजाब से आते हैं, शायद होशियारपुर से। वहाँ शेड्यूल कास्ट का बड़ा वो है और उसमें उन्होंने बहुत काम किया है उन लोगों के बीच में मिशन के तौर पे। लेकिन जब वोट देने की बात आई है तो साफ साफ है कि 1.5% ही वोट मिला था। तो बीएसपी इस बार कितना वोट अकाली दल के साथ अलाइन करके कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। दूसरा आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी बढ़ेगी कि कम होगी ये भी देखना है। बीजेपी मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बीजेपी का सब एंटी इनकम्बेंसी सारे देश में हो रहा है। दिक्कतें क्या होंगी अभी पंजाब में? सबसे बड़ा किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में पंजाब में बीजेपी को विलेन के तौर पे देखा जा रहा है। बीजेपी को वहां मेरे ख्याल में खाता भी खुलना मुश्किल होगा। दूसरी बात हो रही है कोरोना का मिसमैनेजमेंट जो पूरे देश में हो रहा है। अब वहां पे बीजेपी उसको कितना, क्योंकि यूपी में तो आके ये बार बार अब कहा जा रहा है, जैसे एंटायर पॉलिटिकल साइंस की बात हो गई उसी तरह से कहा जा रहा है कि नहीं बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम, कोई मरा ही नहीं, कोई मरा ही नहीं, इस तरह की बातें शुरू हो गई हैं और शीर्ष पदों पे बैठे हुए लोग कह रहे हैं। तो धीरे धीरे उनको लगता है कि लोग ये मानने लगेंगे। पंजाब में मेरे ख्याल में इस तरह की कोई बात नहीं होगी। और तीसरी एक प्रमुख बात है महंगाई। चौथा एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी स्टेट गवर्नमेंट से भी है, लेकिन अब देखना यह है कि एंटी इनकम्बेंसी स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा रहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा रहती है, ये एक देखने वाली बात होगी। इस सारे माहौल के बीच वहाँ पे खींचतान चल रही थी, घमासान चल रहा था पंजाब कांग्रेस में। सिद्धू साहब को, नवजोत सिंह सिद्धू साहब को वहाँ का कांग्रेस प्रदेश कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया है और साथ में उनके साथ 4 वर्किंग प्रेसिडेंट भी किए गए हैं। लेकिन अब जो दिक्कत हो रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक और इशू बना दिया है। उनके जो प्रेस मीडिया सलाहकार हैं रवीन ठकराल जी, उन्होंने अपना ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि जब तक नवजोत सिंह सिद्धू पब्लिकली माफ़ी नहीं मांगेंगे जो उन्होंने गलत सलत ट्वीट कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी सरकार के बारे में किए थे, जो पर्सनल ट्वीट्स उनके ऊपर अटैक किया था, उसकी जब तक सार्वजनिक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह उससे नहीं मिलेंगे। ये सब चीज़ें जब हो रही हैं तो इसी रेफरेंस में मैंने कहा कि भले ही कांग्रेस बैटिंग कर रही है, कांग्रेस के पास कोई फील्डर नहीं है, वो जहां चाहे वहां रन बनाए, लेकिन क्रिकेट में एक और आउट होने का तरीका होता है जिसको हिट विकेट कहते हैं। तो कांग्रेस का एक खतरा ये भी है, जो अगर इस लड़ाई को वो नहीं रोके तो कांग्रेस पंजाब में हिट विकेट ना हो जाए, इसका खतरा को रूल आउट नहीं किया जा सकता है। क्योंकि वहां इतनी ज़्यादा झगड़े हैं। वो जो 8 एमपी हैं पंजाब से जो चुन के आए हैं वो भी सिद्धू के अगेंस्ट कह रहे हैं, नहीं वो सिद्धू के अगेंस्ट हैं। एक नया एक्शन ऐप को उसमें एलिमेंट आ गया है कि किसान यूनियन वाले एक ग्रुप, चढ़ूनी साहब कह दिए हैं बीच में कि किसानों को भी इलेक्शन लड़ना चाहिए। वो कह रहे हैं कि बीजेपी भी खराब, कांग्रेस भी खराब, अकाली दल भी खराब, सब खराब, क्यों नहीं कांग्रेस यूनियन के लोग लड़े। तो वो एक इशू है। चलते चलते एक लास्ट जो मुझे ऐसी बात लगती है कि जिसकी वजह से शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह ये सब कह रहे हैं,
क्योंकि सिद्धू के बारे में ये लोग, एक जनरल इंप्रेशन ये कहा जा रहा है कि भाई सिद्धू जी जो हैं उनके इमरान खान पर्सनल दोस्त हैं और वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं बाजवा वो उनके पर्सनल दोस्त हैं, इसलिए यहाँ का हिंदू गुस्सा हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से बिल्कुल वाहियात बातें हैं। इमरान खान से कोई उनकी दोस्ती ये नहीं कि वैसे गली की दोस्ती थी। अरे भाई, दोनों लोग साथ क्रिकेट खेलते थे, दोनों लोग एक फील्ड में खेलते थे, और जो खिलाड़ी है वो ये समझता है। और जहाँ तक जनरल बाजवा की बात है, उस दोस्ती का बात तो हुआ, करतारपुर कॉरिडोर खुलने में एक सिद्धू का बड़ा हाथ है। तो ये मेरे ख्याल में ये जो एक प्रशंसक लोग हैं, ये बिना बात के उसको चला रहे हैं। हालांकि वहाँ पे भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, मनीष तिवारी को कर देना चाहिए, हिंदू फेस होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो भी कांग्रेस का वहाँ का अध्यक्ष हो या वो तो मतलब सरदार जी ही होने चाहिए। पंजाब को लीड हरदम सरदार को करना चाहिए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। वाइस कैप्टन बहुत से लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। प्रशांत किशोर अब वहाँ पहुँच गए हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ पिछला इलेक्शन जितवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका की थी, इस बार भी वो वहाँ हैं। और मुझे लगता है कि ये सब जो भी हो रहा है, मतलब मैं फिर कहूँ, वोट में ये तब्दील होने में कोई ऐसी दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है, अनलेस एंड अनटिल कांग्रेस इस पे उतारू हो जाए कि मुझे तो हिट विकेट होना ही होना है। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।